नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के आखिरी भाग के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग इस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं और इसमें हम लोग समझेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्सेनिक ऑक्साइड। क्वेश्चन है बच्चों कि आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, इसको आर्सेनिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का है, उदाहरण बताइए। यानी बताना है कि आर्सेनिक ऑक्साइड किस प्रकार का उत्प्रेरक है। जवाब देना है जी। धनात्मक उत्प्रेरक है कि विष उत्प्रेरक है कि स्वतः उत्प्रेरक है कि वर्धक उत्प्रेरक है। तो ये बच्चों याद रखिएगा। इसका आंसर पहले आप लोग बताओ क्या होगा। इसका आंसर धनात्मक होगा कि विष होगा कि स्वतः होगा कि वर्धक होगा। तो बच्चों इसका जवाब होगा विष उत्प्रेरक। आर्सेनिक हमेशा जो होता है अभिक्रिया की गति को घटा देता है। आर्सेनिक ऑक्साइड का मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ना अभिक्रिया की गति को हमेशा कम करने के काम में आता है बच्चों। तो ये हो जाएगा कम करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लैंगम्यूर आइसोथर्म के अनुसार दाब बढ़ाने पर अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होती है, आपको बताना है। ये वैज्ञानिक का नाम है लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, इसके अनुसार जो है अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बंद पात्र है और इसमें कोई वस्तु है और यहाँ पे गैस के कण है। ठीक है, कह रहा है कि जब दाब इस पे बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो कह रहा है कि गैस की अधिशोषित गैस की मात्रा जो है, अधिशोषित का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ पे किसी वस्तु पर जाकर के चिपक जाना अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जितने दाब बढ़ाएंगे ना उतने ही जाके इस पे ये चिपकेगा, यानी कि अधिशोषित होगा। यानी दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषित गैस की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन है वृद्धि होती है, कमी होती है, अप्रभावित होती है कि कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो याद रखिएगा, दाब बढ़ाने में हमेशा अधिशोषित गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन अगर ताप बढ़ाने पर दिया रहता ना तो कमी आता, क्योंकि ताप बढ़ाते तो गैस के अणु भागना चाहता। ठीक है, तो इसमें कमी आ जाती है। लेकिन अगर दाब देगा तो दाब में क्या होगा बच्चों, तो वृद्धि होगी, और ताप में क्या होगा, तो कमी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर। क्वेश्चन है जी कि कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग एवं दर को क्या करता है, ये आपको बताना है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कि क्रिया प्रारंभ कर सकता है, कि बढ़ा सकता है और घटा सकता है। क्रिया चल रही है, यदि क्रिया चल रही है घटा बढ़ा सकता है, ये कह रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया में काम क्या होता है। तो अगर अभिक्रिया कोई शुरू रहती है ना तो उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी आंसर जो है डी सही होगा बच्चों। तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण होता है। आपको बताना है कि धनावेशित सॉल कौन है। स्वर्ण है कि जिलेटिन है कि FeOH का होल थ्राइस है कि आर्सेनिक सल्फाइड है। आर्सेनिक ऑक्साइड हो चाहे सल्फाइड हो, वो हमेशा उत्प्रेरक विष होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे धनात्मक सॉल पूछा है तो धनात्मक सॉल जो है जिलेटिन होता है बच्चों, याद रखेंगे जिलेटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है चलो जी। अगला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल के अवक्षेपण की क्षमता निम्न में से किस विलयन में अधिकतम होती है। अवक्षेपण की क्षमता किसमें अधिक होती है, ये आपको बताना है। एल्युमिनियम क्लोराइड की Na2, सोडियम फास्फेट की कैल्शियम क्लोराइड की K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों इसका आंसर होगा एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये इसमें सबसे अधिक चार्ज होगा इस धातु पे, +3 आयन 3 होगा। तो सबसे ज्यादा अवक्षेपण की क्षमता एल्युमिनियम क्लोराइड में ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि पीटी यानी कि प्लेटिनम का उपयोग निम्न में से किस रासायनिक क्रिया में किया जाता है। बच्चों आपको बताना है कि प्लेटिनम का उपयोग
किस रासायनिक क्रिया में किया जाता है? आपको जवाब देना है अमोनिया से HNO3 बनाने में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाने में, कि तेल को वसा में बदलने में, कि इथाइन को एथीन में बदलने में, कि शर्करा को जल में अपघटन में। जवाब देना है कि प्लेटिनम का उपयोग किस रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है 3 स्टेप में चलती है। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया कराते हैं, प्लेटिनम को उपस्थिति में तो HNO3 बनता है। ये पूरा रिएक्शन डीपली नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखे हैं। अब ऐसे इसको देख कर क्लियर मत हो जाइएगा, एक प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ठीक है ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको पूछता है कि बताओ कि HNO3, यानी कि HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे लिख देते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आपसे पूछता है कि बताओ कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कौन से विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होता है बच्चों ओसवाल्ड विधि। ओसवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? ओसवाल्ड विधि द्वारा। और इसका आंसर होगा ए होगा आंसर बच्चों, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ये सब याद करने वाले टर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। आपको बताना है कि कोई आयन का क्लोराइड हो तो उसको स्कंदन में, यानी कि कोगुलेशन में कौन से कारक जिम्मेवार होते हैं, ये आपको जवाब देना है बच्चों। ऑप्शन है आपके सामने आकार, आवेश, मात्रा एवं आवेश पर कि ताप पर। देखो बच्चों, अगर देखिए इसमें पहले जवाब दो कि इसका जवाब होगा क्या, उसके बाद हम कुछ बोलते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन है कि किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा निर्भर करती है आवेशों पर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मात्रा भी दिया है और दोनों एक साथ है तो यही आंसर सबसे परफेक्ट होगा, यानी कि सी इसका आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोलाइड कणों की आकार होता है। बच्चों आपको हम बताए थे कि कोलाइड कणों का आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना एंगस्ट्रॉम तक जी? तो 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है समझिएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है कि 0.2 मिली माइक्रोकुलाम से लेकर के 1 मिली माइक्रोकुलाम, कि 1 माइक्रोकुलाम से लेकर के 100 माइक्रोकुलाम, कि 100 माइक्रोकुलाम से लेकर के 500 माइक्रोकुलाम, कि 3000 माइक्रोकुलाम से अधिक माइक्रोकुलाम। देखिएगा, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, और मिली का मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर 6 और मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 होता है। जब हम एंगस्ट्रॉम को तोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 के पावर -10 आता है, और इसको जब तोड़े हम बच्चों तो 1000 गुणे 10 के पावर -10 आता है। जब इसको भी हम क्लियर करेंगे तो क्या होगा? 10 के पावर -9, और ये हो जाएगा 1000 का मतलब 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर -10। तो अगर इसको हल करें तो 10 के पावर -9 से लेकर के 10 के पावर -7 तक होगा बच्चों। 7 और 3 10 होता है, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये मीटर में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों? मीटर में। अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बदलना है 10 मीटर से लेकर के 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है। अब बच्चों आपको करना क्या है कि इस मीटर को ना आपको बदलना है इस फॉर्म में, माइक्रो और मिली में बदलना है। तो देखो, तो 10 के पावर -9 को हम लिख सकते हैं 1 मिली माइक्रो, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? तो 9 होगा तो 9 में 2 बचा तो 100 हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसको 9 लिखना होगा, 7 को तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर -2 लिखेंगे। तो ये तो हो गया 1 मिली माइक्रो कुलाम नहीं, मिली माइक्रो से लेकर के कहां तक? तो ये देखिए, तो 7 × 10, अब देखिए 7 × 2 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 को ही हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, 10 के पावर 2 लिखेंगे तो एक -2 लिखेंगे तो 10 के पावर 1 2 भी लिखना पड़ेगा।
तब जाके बैलेंस होगा ना। तो इसका तो मतलब हो गया कितना, एक मिली माइक्रो, लेकिन 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको क्लियर करते हैं, देखिएगा आपको इसका जवाब देना है कोलाइड के कणों को कि मिली माइक्रो में इसका जवाब देना है। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, यानी कि अगर मिली माइक्रो एक साथ है इसका मतलब है कि 10 के पावर 9 मीटर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ जी। ठीक है, अब देखो जी, अब क्या करना है कि आपको, आप जानते हो पहले से कि कोलाइड के कणों का साइज कितना होता है, तो कोलाइड के कणों का साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। थोड़ा सा इसको डीपली एकदम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, समझिएगा। देखिए बच्चों, 10 का 10 आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कोलाइड का आकार, कभी सेंटीमीटर में, कभी मिलीमीटर में, कभी कुछ, तो आप एक वही याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम वाला, बाकी जो भी पूछेगा आप बदल दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम को लिख दे 10 के पावर -9 और 1000 को लिख दे 10 के पावर 3, एंगस्ट्रॉम को लिख दे 10 के पावर 10। इसको हल करेंगे तो सॉरी, इसको 10 है जी एंगस्ट्रॉम, तो इसको हल करेंगे तो 9 आएगा और इसको हल करेंगे तो -7 आएगा। आप जानते हो ना कि 1 मिली माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, तो ये तो सही है, 10 के पावर -9 को क्या लिखेंगे, 1 मिली माइक्रो। ठीक है बच्चों, और ये 7 है तो 7 को 9 करने के लिए 10 के पावर -7 तो है ही, 10 के पावर -2 और 10 के पावर 2 से गुना करेंगे बच्चों, तो गुना करने पे क्या हो रहा है, 1 मिली माइक्रो माइनस ये देखिए तो 10 के पावर -9 आई हो जाएगा 10 के पावर 2 का मतलब 100, तो लिख देंगे 1 मिली माइक्रो माइनस 100, पहले लिख दें 100 और 10 के पावर 9 को क्या लिख दें, मिली माइक्रो लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिखेंगे, यानी कि याद रखिएगा कोलाइड के कणों का आकार कितना होगा, 1 मिली माइक्रो से लेकर के कहां तक, 100 मिली माइक्रो तक होता है, यानी ऑप्शन जो होता है इसका बी सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ठोस में द्रव परिक्षेपित कणों का तंत्र कहलाता है। कह रहा है कि एक तंत्र दिया है जिसमें ठोस जो है, ठोस में कौन परिक्षेपित हो रहा है, तो ठोस में परिक्षेपित हो रहा है कौन, तो द्रव। तो ठोस में अगर द्रव होगा तो उसको क्या कहेंगे, जेल कहेंगे, जेली, या सॉल की इमल्सन की पायस। बताइए, जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिए बच्चों। तो याद रखिएगा ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइड को जेली कहते हैं, यानी जेल कहते हैं। वो जेल नहीं है जी, जेली वाला जेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्योंकि, कह रहा कि आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। आइसक्रीम से जल सोखता है, कि आइसक्रीम को जमाता है, कि दूध को फाड़ता है, कि इनमें से सभी। कह रहा है कि जिलेटिन का काम क्या होता है आइसक्रीम बनाते समय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं सॉलिड अवस्था में, उसको आइसक्रीम को जब सॉलिड बनाया जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, सॉलिड बनाने के लिए तो बच्चों मिलाया जाता है जिलेटिन, ताकि वह आइसक्रीम को क्या कर सके, जमा सके, यानी कि जमने में, यानी कि फ्रीज में काम आता है, फ्रीजिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलाइड अवस्था की जानकारी दी थी। कह रहा कि कोलाइड, जो आप लोग कोलाइड का कंसेप्ट किसने दिया था, यह आपसे पूछा है, ग्राहम बेल ने, हार्डी और सूल्ये ने, कि थॉमस ग्राहम ने, कि टिंडल ने। बच्चों देखिए, टिंडल ने ना, टिंडल प्रभाव दिया था, टिंडल प्रभाव दिया था। ठीक है, थॉमस ग्राहम ने कोलाइड की जानकारी दी थी। इस सब ऑप्शन को देख भी लेते हैं। हार्डी और सूल्ये जो है स्कंदन संबंधित जानकारी दी थी, और ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था, माइक्रोफोन का। बच्चों तो याद रखिए, ग्राहम बेल और थॉमस ग्राहम में अंतर है। बच्चों याद रखिए, कोलाइड अवस्था का ज्ञान किसने दिया था, थॉमस ग्राहम ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोलाइड घोल उदाहरण होता है। कोलाइड घोल किसका उदाहरण होता है, समांगी घोल का,
विषमांगी घोल का कि जटिल घोल का कि इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। कोलाइडी घोल किसका उदाहरण होता है बच्चों? जवाब दिया जाए। तो बच्चों कोलाइडी घोल जो है विषमांगी घोल का उदाहरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन होगा बी, हेट्रोजीनियस होता है। दूध में वस्तुतः क्या होता है? जल में फैट परिक्षेपित रहता है, जल में फैट परिक्षेपित होता है कि फैट में जल परिक्षेपित रहता है कि जल तथा फैट एक दूसरे में परिक्षेपित रहता है कि इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसका आंसर होगा सी, जल तथा फैट एक दूसरे में परिक्षेपित रहता है, इसीलिए इस दूध में जल और फैट परिक्षेपित रहता है। ठीक है। टाइलिन कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? कह रहा है कि टाइलिन कहां से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। कह रहा है कि आंत से, अमाशय से, कि जीभ के लार से, कि अग्नाशय से? बताइए टाइलिन कहां से प्राप्त होता है बच्चों? तो आपका जवाब होगा बच्चों कि टाइलिन जो है जीभ के लार से प्राप्त होता है, इसी से हमें किसी पदार्थ की स्वाद की अनुभूति होती है। चलो जी आइए, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। जवाब देना है आपको कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया कैसे होती है? कक्ष ताप पर होता है कि उच्च ताप पर होता है कि किसी भी ताप पर होता है कि अति निम्न ताप पर होता है? देखिए भौतिक अधिशोषण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सतह हो गया और इस पे गैस के कण आकर के इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी ठोस पर किसी गैस के कण का आकर के जमना क्या कहलाता है? भौतिक अधिशोषण होता है, और ये कई लेयरों में होता है। ठीक है, कई लेयर में। अच्छा अब देखिए, अगर ताप अगर ज्यादा होगा तो ये गैस के अणु उड़ जाएगा, और ताप कम होगा तो सटेगा। कक्षीय ताप पर कि उच्च ताप पर कि किसी भी ताप पर कि अति निम्न ताप पर? तो बच्चों इसका आंसर होगा कक्षीय ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर प्रेशर पर। इसको आरटीपी या फिर आप एनटीपी बोल सकते हैं, यानी आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था ऐसा क्वेश्चन कि द्रव स्नेही कोलाइड कौन होता है? बताना है बच्चों। स्वर्ण होगा कि गंधक होगा कि कोयला होगा कि जिलेटिन होगा? द्रव स्नेही, तो बच्चों द्रव स्नेही क्या होगा? जिलेटिन होगा जी। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x/m तथा p के बीच जो है संबंध स्थापित किसके द्वारा किया गया था? लैंगम्यूर द्वारा कि ब्राउनियन द्वारा कि फ्रांडलिक द्वारा कि टिंडल द्वारा? तो आपका आंसर होगा फ्रांडलिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है, मल्टीलेयर किसमें होता है? भौतिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में, सतह अधिशोषण में, कि इनमें से सभी? देखिए बच्चों, अगर रासायनिक अधिशोषण नहीं रहता ना तो इनमें से हम सभी कर देते, ठीक है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण के लिए सतही प्रक्रिया होती है। देखिए अगर किस सतह पे होता है तब यह अधिशोषण क्या है? तो सतह अधिशोषण है। लेकिन प्रक्रिया कौन सी होगी ना अधिशोषण की प्रक्रिया? तो क्या हो जाएगी? भौतिक अधिशोषण हो जाएगी। मल्टीलेयर भौतिक में ही बनता है एक बहुस्तरीय परत। लेकिन अभी यहाँ पे इसका अधिशोषण होता है, वो किस सतह पे होता है? तो सतह अधिशोषण पे होता है ये। तो ऑप्शन सी कीजिएगा। प्रकार पूछता तो भौतिक अधिशोषण करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि p नहीं है जी, x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। इन दोनों के बीच जो वक्र प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो वक्र होता है क्या प्राप्त होता है? अधिशोषण समतापी वक्र की अधिशोषण समदाबी वक्र की भौतिक अधिशोषण वक्र की परासरणी वक्र? जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा? x/m, ठीक है, x/m तथा p के मध्य वक्र जो होता है क्या होता है बच्चों? तो अधिशोषण समतापी वक्र होता है, क्योंकि ये दाब के बीच खींचा गया है तो ताप आएगा वक्र में, ठीक है। तो अधिशोषण समतापी वक्र होगा आंसर इसका बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मिल चुका है।
कि कौन सी द्रव स्नेही कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहरा और रक्त। जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा जी। द्रवरागी कोलाइड बताना है, यानी कि द्रव स्नेही बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए, जवाब दीजिए। तो द्रव स्नेही की बात होती है तो द्रव स्नेही में कौन आता है? तो गोंद आता है, इसी को लायोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलाइडी सॉल है, आपको बताना है कि कोलाइडी सॉल क्या है? वास्तविक विलयन है, निलंबन है, कि विषमांगी सॉल है, कि समांगी सॉल है? बच्चों बताना है कि कोलाइडी सॉल क्या है, जवाब दीजिए बच्चों। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ही था, ये कोलाइडी जो है विषमांगी होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? कह रहा है कि साबुन जो है ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? कौन सी विधि द्वारा निकालता है आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि किस विधि द्वारा निकाल देता है, अधिशोषण द्वारा, कि इमल्सीकरण द्वारा, कि स्कंदन की में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जवाब होगा इमल्सीकरण द्वारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, कि प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, कि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, कि प्रतिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया के गति को बढ़ा देना। तो इसका आंसर ये सी सही हो गया, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी कि साम्यावस्था तो प्राप्त होगा लेकिन उसके समय को कम कर देगा, यानी अभिक्रिया तेजी से करा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है? यानी कि सॉलिड सॉलिड बताना है कौन होगा। धूम्र, को केक, संश्लेषित जेम, की परफ्यूम प्यूमिस पत्थर? तो बच्चों इसका जवाब होगा संश्लेषित जेम। ठीक है, 84 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जाइए, एलम, क्वेश्चन है कि एलम शुद्धिकृत करता है कीचड़ युक्त जल को कौन से विधि द्वारा? डायलिसिस द्वारा, अधिशोषण द्वारा, कि केगुलेशन द्वारा, कि वास्तविक विलयन द्वारा? केगुलेशन को ही स्कंदन कहते हैं, स्कंदन। बच्चों जवाब दीजिए कि एलम, एलम वही फिटकरी का, यहाँ पे एलम का मतलब यहाँ पे पोटास एलम की बात हो रही है, K2SO4 इंटू Al2SO4 के थ्राइस इंटू 24H2, इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम है ये। ठीक है, इसी को कहते हैं फिटकरी। फिटकरी कह रहा है कि कैसे ये जल को शुद्ध कर देता है? तो ये स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि स्कंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि परिक्षेपित प्रवस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो कोलाइड जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कोलाइड से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ना कि परिक्षेपित प्रवस्था क्या हो? द्रव हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? तो ठोस हो। तो कह रहा है कि उसको क्या कहते हैं, बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। सॉल कहेंगे, जेल कहेंगे, कि इमल्सन कहेंगे, कि फोम कहेंगे? जवाब दीजिए कि यदि परिक्षेपित प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो ये कोलाइड किस नाम से जाना जाता है? बच्चों बताइए, जवाब दिया जाए कि किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों जेल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए बी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। कह रहा है कि ताजे बने अवक्षेप को कोलाइड में बदलना क्या कहलाता है? तो जब भी ताजे अवक्षेप की बात करें ना, तो आपको सीधे एक ही ऑप्शन पर ध्यान देना है, पेप्टीकरण। ऑप्शन में है कोगुलेशन, पेप्टीकरण, डिफ्यूजन, की नॉन ऑफ दी। तो बच्चों आंसर होगा पेप्टीकरण, पेप्टिडाइजेशन, यानी कि पेप्टीकरण, पेप्टीकरण ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, कह रहा है कि किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। बच्चों तो चारकोल द्वारा जिस गैस का अधिशोषण सबसे अधिक किया जाता है वो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस होता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बच्चों, यानी कि इसका आंसर क्या होगा जी? तो CO होगा। ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है, ये सब क्या है? गलत है। चलिए अब है P2O5। अच्छा है एक P2O5 क्या है? यानी कि फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्साइड दिया है, पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड दिया हुआ है। कह रहा है कि ये क्या है? अधिशोषक है, अच्छा, कि अवशोषक है, अच्छा, कि अवकारक है, कि रंग विनाशक है। तो बच्चों इसका आंसर दिया जाए, जवाब बताइए इसका क्या होगा कि P2O5 क्या होता है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा P2O5 एक अच्छा अधिशोषक होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो है खत्म हुआ। तो बच्चों इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है, आप जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप लोग 1 बाय 1 करके देखते रहिए। और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, तत्वों का निष्कर्षण। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए बच्चों, ठीक है। और चैनल पर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।